बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के वैशाली से विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई है। किशन चंद को हल्द्वानी लेकर विजिलेंस की टीम पहुंच गई है और कल किशन चंद को हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटन को लेकर किशन चंद पर केस दर्ज है। वित्तीय अनियमितता के मामले में भी विजिलेंस ने ये केस दर्ज किया है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में किशन चंद की तलाश की गई थी और उत्तराखंड विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। राजनीतिक संरक्षण किशन चंद को नहीं आया काम और खानी पड़ेगी अब जेल की हवा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, पूर्व आईएफएस अधिकारी की मुश्किलें अब तो बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, कल कोर्ट में पेशी है। बिल्कुल पूजा, देखिए आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितता के मामले में लंबे समय से पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद फरार चल रहे थे। लगातार करीब विजिलेंस की टीम, आधा दर्जन जो टीम है वो उसकी तलाश में थी, लेकिन वो चकमा देते रहे। लेकिन एक बार फिर आज इस तरीके जो विजिलेंस की टीमें छापे अलग अलग ठिकानों पर मार रही थी, लेकिन गाजियाबाद के वैशाली से पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं इस पूरा घटनाक्रम भी आपको ये बताऊं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में वित्तीय अनियमितता, पेड़ों के अवैध कटान या तमाम जितनी भी वित्तीय अनियमितता हुई है उसके मामले में शासन की मंजूरी के बाद में विजिलेंस ने किशन चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद में इन्होंने अरेस्टिंग स्टे लिया, लेकिन अरेस्टिंग स्टे खत्म होने के बाद विजिलेंस ने इनकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन लगातार लंबा चकमा देते हुए विजिलेंस टीम को ये आते रहे, लेकिन आज विजिलेंस की टीम के माध्यम से गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो जानकारी अभी मिल रही है कि गाजियाबाद से विजिलेंस की टीम अभी निकल चुकी है हल्द्वानी के लिए और हल्द्वानी कोर्ट में कल इनको पेश किया जाएगा। राजनीतिक संरक्षण लेने की भी बात सामने आई थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण भी किशन चंद के काम नहीं आया है और लगातार कई दिनों से वो फरार चल रहे थे, जिसके बाद में आज विजिलेंस की टीमों के माध्यम से ये तो साफ है कि कोई आरोपी कितना भी भागने की कोशिश कर ले, लेकिन पुलिस के शिकंजे से ज्यादा लंबे वक्त तक बच नहीं सकता है। बहुत धन्यवाद आपका विनोद जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने गंगा आरती देखी। एचडी देवगौड़ा परिवार के साथ वाराणसी पहुंचे। गंगा आरती देखकर अभिभूत हुए पूर्व पीएम देवगौड़ा और 2 दिनों तक वो वाराणसी में ही रहने वाले हैं। गंगा आरती को देखकर काफी खुश हुए, काफी अभिभूत हुए, काफी आनंदमय उन्होंने महसूस किया। वाराणसी में गंगा आरती का आनंद अलग ही होता है और पूर्व प्रधानमंत्री जब अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे तो एक अलग ही आनंद और सुखद अनुभूति उन्होंने प्राप्त की। और देखिए, अपने परिवार के साथ गंगा आरती देखी थी पूर्व पीएम देवगौड़ा ने। 2 दिनों तक अब वो वाराणसी में ही रहने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल तालग्राम थाना क्षेत्र के नरुइया गांव हुई पूर्व प्रधान अरुण शाक्य की पीट-पीटकर हत्या के मामले में परिजनों से मुलाकात करके घटना की जानकारी लेगा। शुक्रवार को पूर्व मंत्री और एमएलसी स्वामी प्रसाद, पूर्व विधायक अनिल दोहरे, अरविंद सिंह यादव, पूर्व एमएलसी पंपी जैन और जिला अध्यक्ष कलीम खान मृतक के घर पहुंचेंगे। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने प्रतिनिधिमंडल पर कटाक्ष किया है। कहा है कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल कन्नौज जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से देखिए इस बात का जिक्र किया। देख रहे हैं, ये मेरठ के सरधना की तस्वीरें हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। दरअसल सीएचसी प्रभारी को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। तबादला होने के बाद भी प्रभारी अपने पद पर कायम है और इसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और सीएचसी प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और मेरठ के सरधना में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार को तुरंत रिलीव न करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर सचिन कुमार को सीएचसी से तुरंत हटाने की मांग को लेकर लोगों ने देखिए धरना प्रदर्शन किया। कड़ाके की सर्दी में भी लोगों ने रात में धरना जारी रखा और डॉक्टर सचिन कुमार का तबादला देखिए किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पद पर कायम है। स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। तबादले के बाद भी सीएचसी प्रभारी को रिलीव नहीं किया जा रहा। सीएचसी प्रभारी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। अब लोगों का कहना है कि इन्हें तुरंत रिलीव नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। अभी 50-60 लोग अभी बैठे हुए हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बनी तो हमें रात को यहाँ रुकना पड़ा और कल से फिर विधिवत धरना चलेगा
कल बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ सुबह ही आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अपने जो पशु हैं उन्हें भी लेके यहीं बांधेंगे, क्योंकि उनको घास करने के लिए वहाँ कोई है नहीं, कल होगा नहीं, वहाँ सब यहीं रहेंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है? क्षेत्र के सभी लोग हैं, ज़्यादातर ये 2 विधानसभाओं को कवर करता है सरधना CSC। तो सरधना विधानसभा है और क्या नाम सिवाल खास विधानसभा है, और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं हर गांव से लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। और इस टाइम जो है वो हर गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो यहाँ बैठे हैं। जहां नए साल पर केंद्र सरकार ने देश के गरीबों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई है। कोरोना के दौरान केंद्र ने ये योजना शुरू की थी और मुफ्त राशन योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई है। गरीबों के लिए ये बड़ा कदम सरकार का। कोरोना महामारी के दौरान जिस राशन व्यवस्था को शुरू किया गया था उसे अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला लिया गया। नए साल पर केंद्र सरकार ने देश के गरीब तबके को एक बड़ा तोहफा दिया है। अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन की योजना को बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र ने ये योजना शुरू की थी और जब आज केंद्र की कैबिनेट की बैठक हुई तो उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगले 1 साल तक ये योजना इसी तरीके से चलती रहेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक की। सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। कानून व्यवस्था, कोविड और शीतलहर से बचाव समेत ग्लोबल इन्वेस्टर समेत कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर मंथन हुआ। बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी डीएम, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही कोविड की आहट से पहले तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती सर्दी के प्रकोप से गरीबों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई है। शहरों में बसे रैन बसेरों को जल्द से जल्द व्यवस्थित करने के निर्देश मिले हैं। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही कई मंत्री और डीजीपी DS चौहान भी मौजूद रहे। समिट को लेकर के, कोविड को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, सफाई को लेकर के ढेर सारे मुद्दे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, पुलिस कमिश्नर्स को, पुलिस अधीक्षकों को, साथ में सभी वरिष्ठ उच्च अधिकारी थे और निर्देश दिए हैं प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कोविड के आने वाले जो अन्य देशों से सूचनाएं आ रही हैं उनके बारे में सचेत किया है कि हर स्थिति में प्रदेश को हम सुव्यवस्थित ढंग से साफ सफाई के साथ, इसके अलावा कोविड के प्रकोप को देखते हुए कि हर स्थिति में हमारे जो पुराने ICUs थे उनको चालू किया जाए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनको पुनः चालू हालत में रखा जाए। इसके अलावा दवाइयाँ और बेड्स के बारे में भी चिंता हुई है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे। आज बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ में, उसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, कोविड के जो हालात हैं, इसके अलावा जो रैन बसेरों की अगर बात की जाए उनमें व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा आगे त्योहारों का मौसम है और उसको देखते देखिए यहाँ पर इस समय DGP DS चौहान भी यहाँ से निकलते हुए देख सकते हैं आप। बहरहाल बात करते हैं आज के जो निर्देश थे, जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि आगे त्योहारों का समय है, क्रिसमस है, नए साल के कार्यक्रम होंगे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए, जो गश्त है पुलिस की उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर कोरोना की बात करें तो जो गिरजाघर हैं उनके आसपास सैनिटाइजेशन का काम किया जाए और इसके साथ में पूरी व्यवस्था हो जिससे कोविड के फैलने की कोई संभावना ना रहे। जहाँ तक बात करें रैन बसेरों की, शीतलहर का वक्त है, ऐसे में जो लोग, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, बल्कि हर व्यक्ति अगर कोई मिलता है उसको रैन बसेरे तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी भी साझा की जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना फैलने के बाद यूपी सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। कानपुर में कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट चुका है। काशीराम संयुक्त चिकित्सालय में 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है और इसी के साथ ही पिछले साल कोविड कम होने के बाद जिन वार्ड्स को डेंगू वार्ड में तब्दील किया गया था उसे एक बार फिर से कोविड के लिए तैयार किया जा रहा है। अस्पताल के CMS डॉक्टर स्वदेश गुप्ता की माने तो फिलहाल 20 बेड अब तक डेंगू मरीजों के लिए सुरक्षित रखे गए थे।
वो कोविड के लिए अब तैयार करवाए जा रहे हैं और इसी के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इसी के साथ ही मॉनिटर को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में फिलहाल 20 वेंटिलेटर्स हैं और कांशीराम अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं। इनकी क्षमता है 1500 LPF की। जिला अधिकारी और सीएमओ के निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं ताकि आपात की स्थिति में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। कोरोना का खौफ लगातार बढ़ने लगा है। ऐसे में देश और प्रदेश की सरकार तमाम एडवाइजरीज जारी कर रही हैं। हम कानपुर के काशीराम चिकित्सालय में हैं और यहाँ पर डेंगू वार्ड को अब कोविड वार्ड फिर से बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको दिखाएं कि ये डेंगू डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए गए थे, लेकिन काशीराम चिकित्सालय संयुक्त चिकित्सालय 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाया जाएगा। इससे पहले ऐसा दूसरी लहर जब आई थी तब ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद कोविड का प्रकोप कुछ कम हुआ और डेंगू डेडिकेटेड वार्ड्स बना दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जिस तरह से SOPs आ रही हैं, जिस तरीके से गाइडलाइंस प्रोटोकॉल आ रहे हैं, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तैयारियाँ करने में लग गया है। जो डेडिकेटेड वार्ड में इसको तब्दील किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का खतरा ये कहा जा रहा है कि कोरोना एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखा सकता है, तो ऐसे में काशीराम संयुक्त चिकित्सालय में 100 बेड का डेडिकेटेड जो अस्पताल है उसे बनाने पर विचार किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। चिकित्सालय में जितना हमारे पहले ICU में वेंटिलेटर 20 वेंटिलेटर थे, उन लोगों की सर्विस हमने करवा लिया है और हमने अपना ऑक्सीजन प्लांट जो है 833 PSA का है, उसको हमने वर्किंग कर दिया है और स्टाफ को हमने ट्रेंड कर दिया है, ALS की ट्रेनिंग दे दी है। तो हमारा चिकित्सालय जो पूरी तरह दवाओं की उपलब्धता पूरी तरह से तैयार कर लिया। और देखिए, कानपुर के हैलेट अस्पताल में भी कोविड के बचाव की तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। कोविड वार्ड दुरुस्त करने के साथ ही अतिरिक्त वैक्सीन मंगाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। कोरोना की आशंका के मद्देनजर 2 दिन में तैयारियां पूरी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल भी करवाई जाएगी और हैलेट के कोविड ब्लॉक में GSVM मेडिकल कॉलेज को ही कोविड विंग तैयार करने को कहा है। हालांकि हैलेट अस्पताल के करीब 60 वेंटिलेटर मॉनिटर जुलाई से खराब पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज के कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर सौरभ अग्रवाल की माने तो मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। अस्पताल के दूसरे तल पर 100 बेड्स का एक और फ्लोर कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो कोविड की संभावित लहर के देखते हुए हम लोगों ने अपनी प्रिपेयर्डनेस को कल एक बार फिर रिव्यू किया था प्रिंसिपल साहब ने। तो हम लोगों ने अभी कोविड के लिए अपने मैटरनिटी विंग, जहाँ पर कि हम लोगों ने पहले भी बेड की व्यवस्था की थी, वहाँ पर हमारे पास 200 बेड आरक्षित हैं, जिसमें से कि 100 बेड हमारे पीडियाट्रिक ICU की तरह से है और 100 बेड एडल्ट वाले हैं, जिसमें कि हमारे 20 बेड गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए भी आरक्षित रहेंगे। इसके साथ साथ हमने अपनी टेस्टिंग व्यवस्था को भी रिव्यू किया है। अभी की स्थिति में हमारे पास लगभग 50 RT-PCR टेस्ट, 60 RT-PCR टेस्ट पर डे हो रहे हैं। लेकिन यदि ये लहर बढ़ती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस 5000 टेस्ट पर डे के हिसाब से ऐसी रहे। और चलिए बात करते हैं लखनऊ की। यहाँ पर कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से जारी आदेशों का पालन भी अब शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल के साथ ही वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों की जांच शुरू कर दी गई है और इस कड़ी में लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और अस्पताल के ICU में लगे वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों की जाँच भी की गई। हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि कोविड से बचाव को लेकर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। इस समय डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं जो चिकित्सा अधीक्षक भी हैं। सर, ये जो पूरा हम वार्ड देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं था, अब क्या स्थिति है? सारे उपकरण चेक हो गए या हो रहे हैं? देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि विदेशों में कोविड के बहुत भयानक स्थिति दिख रही है, चाइना में और अन्य देशों में। उसको देखते हुए ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया था कि हम लोगों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, हम लोगों को सजग और सतर्क रहना होगा। अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया है। लखनऊ में भी 3 एक्टिव केस हैं, लेकिन वो पुराने वेरिएंट के हैं, सब होम आइसोलेशन में है। ऐसी कोई चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहना है। उसके लिए हमने जो हमारे यहाँ कंपनी है जो मेंटेनेंस देखती है, उसको हमने परसों ही कहा था कि वो सारे को कैलिब्रेट करें, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि कई महीनों से रखा हुआ था मॉनिटर हमारे यहाँ वाले, तो उनको सबको वो कैलिब्रेट किए हैं। कैलिब्रेट करके हमको आज उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मॉनिटर सारे ठीक हैं और सही स्थिति में हैं।
इस तरीके से हम लोग इसको कई बार मॉक ड्रिल भी करवा ले रहे हैं कि उससे ये लोग ट्यूनअप हो जाए। चूँकि हमारा अस्पताल पहले वेव से ही कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था। कोविड को लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके बाद में सभी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जो पीडियाट्रिक आईसीयू हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल कराएं, सभी चीज़ों को जांच किया जाए। हम इस समय लोक बंधु अस्पताल में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसी ही एक मॉक ड्रिल की जा रही है। जो यहाँ पर पीडियाट्रिक आईसीयू है वहाँ पर इस तरह से एक व्यक्ति को लाया गया, देखिए स्ट्रेचर पर, और उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वेंटिलेटर के लिए। और ये देखा जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कि कितना वक्त लगता है। अगर कोई मरीज़ आता है जिसको आईसीयू ले जाना है या जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कितने समय में उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एक पल कीमती होता है ऐसे मरीज़ों के इलाज के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तत्काल जो वेंटिलेटर सपोर्ट है वो यहाँ पर इस व्यक्ति को दिया जा रहा है। पूरा जो डेमो, जो पूरी मॉक ड्रिल चल रही है, तुरंत बीपी, पल्स रेट, हर चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है, उन सब चीज़ों को लगाया गया। और ये देखिए सामने ये वेंटिलेटर को ऑन किया गया और उसके बाद में सामने जो मॉनिटर है वहाँ पर सारी चीज़ें साफ देखी जा सकती हैं। यहाँ पर पूरा जो अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके जो यहाँ के जितने भी वेंटिलेटर्स हैं उन उपकरणों को भी चेक किया जा चुका है कि सब वर्किंग कंडीशन में है, किसी में कोई समस्या ना हो, क्योंकि प्रिकॉशनली सभी जगह पर तैयारियाँ की जा रही हैं और इसी तरह के शासन से निर्देश भी हैं। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल आज किया गया और एक एक चीज़ को जो उपकरण है उनको भी यहाँ पर चेक किया गया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। श्रावस्ती में कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां काफी अधूरी नजर आई। कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लेने एबीपी गंगा की टीम जब L2 हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर पहुंची तो तैयारियां अधूरी दिखी। 2021 में कोविड महामारी के दौरान L2 हॉस्पिटल में 60 बेड्स का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, लेकिन एक साल से इन वार्ड्स को खोला भी नहीं गया। ऐसे में यहाँ पर हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। यहाँ पर लगे ऑक्सीजन प्लांट्स बंद पड़े हैं। इसे चलाने के लिए ना तो कोई ऑपरेटर है, ना ही वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन है। सीएमओ की माने तो जो तैयारी अधूरी है उसे वक्त रहते पूरा कर लिया जाए। हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज DSL लैब सोनवा में फंक्शनल है, जिसमें हम रोज़ सैंपल भेज के टेस्ट करा रहे हैं। हमारे यहाँ सोनवा में कोविड केसों के लिए सोनवा में, भगहा में, जिला अस्पताल में बेड आरक्षित किए गए। बात गोरखपुर की करते हैं। यहाँ पर कोविड से बचाव को लेकर लोगों को जागरूकता का अभाव नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज बिना मास्क के इधर उधर घूमते दिख रहे हैं और इसी के साथ अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। कोविड से बचाव की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे मास्क लगाकर अस्पताल पहुंचे कुछ लोग और सीएमओ यहाँ पर पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। भारत में और गोरखपुर में, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमने काफ़ी लोगों को वैक्सीन लगवाई है और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा डोज जो है हम गोरखपुर में लगवा चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन सजगता, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसलिए जितने भी गर्भवती माताएँ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। सर, हमारे पास जो है आज सुबह में ईमेल से कुछ शासन आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि 7 अवेयरनेस के बारे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एवं साथ ही साथ उसके आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, भीड़ में जाने से बचें और जब भी आप शहर में निकलते हैं तो सैनिटाइज अपने साथ लेके चलें। और आपको दिखा देते हैं जो स्थिति है, चूँकि एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो निर्देश भी दिया गया है कि आप मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ जिस तरह से है, लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना मुंह ढके हुए दिख रहे हैं और अंदर की भी स्थिति आपको दिखा देते हैं क्या स्थिति है। कमोबेश यहाँ पर देखिए ओपीडी यहाँ पर है, अभी भीड़
यहाँ पर उतनी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क हमें लगाए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, अवेयर हैं। सर क्या नाम है आप? अजय कुमार शर्मा। ये बताइए कितना ज़रूरी लग रहा है कि मास्क लगाएं, अब चूँकि एडवाइजरी भी आ गई? नहीं सर, मास्क लगाना ज़रूरी है। कोविड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ज़रूरी है मास्क लगाना। जी, मास्क लगाना तो बहुत ज़रूरी है। कोरोना के अलावा इसके और भी फ़ायदे हैं, धूल धक्कड़ है, इस तरह की चीज़ें से, और आप दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलाने से रोकते हैं। तो मेरी समझ से मैंने तो कभी मास्क लगाना ख़त्म ही नहीं किया। सर मास्क बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोरोना काल बढ़ रहा है तो हम लोग को तो केयर करना ही चाहिए। थोड़ा सा लापरवाही बीच में हो गई थी सबकी, लेकिन अब इस समय फिर सब लोग केयर कर रहा है। लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लेकिन ये ज़रूर जान रहे हैं कि जिस तरह से 3 जो कोरोना की लहर थी उसमें जिस तरह जानलेवा साबित हुई थी, तो मास्क लगाना काफ़ी ज़रूरी है। और यही वजह है कि जो मास्क लगाए हैं वो अपनी सावधानी तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं लगाए हैं वो भी ये ज़रूर मान रहे हैं कि मास्क लगाना काफ़ी ज़रूरी है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।